अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हमें आज मेजर मानिक एम जॉली साहब ने ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप सब इनको देखते ही रहते हैं टीवी पे भी और यूट्यूब चैनल्स पे भी। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे दोबारा अफगानिस्तान की। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, फिर सब से अपने शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। सर सबसे पहले अब तो काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई है कि तालिबान जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग मौजूद हैं पिछली गवर्नमेंट के, जो अफगानिस्तान में थी लास्ट गवर्नमेंट, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं दोबारा से उन लोगों को हटाने की, तालिबान को हटाने की। लेकिन काफी हद तक ये क्लियर है कि ये बना ही लेंगे तालिबान गवर्नमेंट। आप किस तरह देखते हैं, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे ये, और क्या चैलेंजेस होंगे इनके सामने? जी मैम, तो देखिए दो बातें हैं। एक है गवर्नमेंट अनाउंस करके गवर्नमेंट बना लेना, एक है उसको इफेक्टिवली रन करना। तो जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, ये अनाउंस कर देंगे हमारी सरकार बन गई है, ये हमारे पावर मिनिस्टर हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये हमारे वेलफेयर मिनिस्टर हैं, वो ऑन द पेपर पूरी सरकार बन जाएगी विदाउट अ डाउट। लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करना, उस गवर्नमेंट को इफेक्टिवली गवर्नेंस में लाना, वो इनके लिए बहुत बड़ा भी चैलेंज रहेगा। और वो मेन चैलेंजेस इनके लिए यही है। एक अभी तक आज भी है, रात में बहुत सारी औरतों ने सड़कों पे प्रोसेशन निकाले, काबुल में प्रोसेशन आए हैं। तो जो जनरल जो सपोर्ट होता है, बेस सपोर्ट होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि चाहे आपकी पार्टी चाहे मेजोरिटी से ही जीती है और बहुत लोग आपको, लेकिन फिर भी आप एक इस्टेब्लिश हो जाता है कि पॉपुलर मेजोरिटी से ये सरकार पावर में आ गई है। यहाँ पे इन्होंने सत्ता हथियाई है, तो इनके पास बेस सपोर्ट नहीं है जनता का। तो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते रहेंगे, इनके अगेंस्ट लोग स्ट्राइक करते रहेंगे। जहाँ पे दो चार कुछ तालिबानी कम नंबर में पड़ गए, हो सकता है रेजिस्टेंस फोर्सेस उनको मार दें। और जब रेजिस्टेंस फोर्सेस की बात आई, तो एक पूरा प्रोविंस जो पंचशीर है, अमरुल्ला सलेह और अहमद मसूद के अंडर, वो फोर्सेस इकट्ठी कर रहा है। वहाँ पे एट एवरी गिवन डे मोर एंड मोर फाइटर्स ज्वाइन कर रहे हैं। पुराने अफगान आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट और रेवोल्यूशन रहेगी। तो ये सरकार जरूर बना देंगे, अनाउंस कर देंगे अपने, लेकिन डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इनके सबसे बड़े चैलेंज यही आएंगे कि डोमेस्टिकली इसको ये मैनेज कैसे करेंगे, एडमिनिस्टर कैसे करेंगे। और इंटरनेशनली ये आएंगे, जैसे ये अपने एम्बेसडर्स कैसे भेजेंगे, या दूसरे देशों के लोग अपनी एम्बेसीज यहाँ क्यों खोलेंगे। क्योंकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया यही इनसे बातचीत कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बट उसके अलावा तो कोई, तो आप ऐसे देश नहीं चला सकते कि पूरी दुनिया आपसे बात नहीं कर रही और आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो इनके चैलेंजेस काफ़ी अभी आगे हैं, जो कि अपने आप को, और अभी इस टाइम इनकी लड़ाई यही चल रही है सबसे बड़ी, कि अपने आप को रिकॉग्निशन कैसे दिलवाया जाए। तो जैसे अमेरिका और आईएमएफ ने इनके 9.5 बिलियन डॉलर्स ब्लॉक कर रखे हैं, और जिसमें से 0.1% का पैसे का एक्सेस इनको दिया है थोड़ा सरकार चलाने के लिए। तो बिना पैसे के सरकार कैसे चलेगी? तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जब तक जब तक इस तरह की वैलिडेशन नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, ये आगे कहाँ से पैसा लाएंगे देश चलाने के लिए। तो इस कारण इनकी भाग इस टाइम इसी में लगी हुई है कि ये अपने आप को वैलिडेट करवा लें इंटरनेशनल कम्युनिटी से। लेकिन सर अभी आज ही मैं न्यूज़ देख रही थी कि यूके ने भी अपनी जो एम्बेसी है वो दोहा में शिफ्ट कर दी है। तो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो तो अपनी एम्बेसीज इनके पास से फिलहाल हटा ही रही हैं। तो ये कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि ये बदल चुके हैं? और अभी तक तो किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये कोई बदले हुए तालिबान हैं, ये पहले जैसे नहीं हैं, ये उस तरह की हरकतें या उस तरह से लोगों को नहीं मारेंगे जो इन्होंने पहले किया था। जबकि हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे से भी जो फीमेल एंकर्स हैं उनको हटा दिया गया है, और इसी तरह से कई दूसरी चीजें, लोग डर गए, लोग वैसे भी डर गए। और अब खुद से ही लोग या औरतें जो हैं या लेडीज जो हैं वो स्कार्फ ले रही हैं होटल्स में, और कई जगह पे जहाँ म्यूजिक चला करता था वो बंद हो गया है। तो इनका भरोसा तो कोई नहीं कर रहा, अभी कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा कि ये कोई बदल गए हैं और ये बाकी दुनिया जैसे हो गए हैं, बाकी दुनिया के साथ चलेंगे। मैम, इसमें पता है क्या होने वाला है कि थोड़े इस दुनिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है। सच बात है ये
कि कल को वो कोई लोग अमेरिका में बैठे दुख में एक ट्वीट कर देंगे, कोई अपने फेसबुक पे लिख देंगे, एक हफ्ते बाद उनकी अपनी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ तक आम नॉर्मेलसी एक्सेप्टेंस की बात है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आम लोग अपनी जिंदगी हर देशों में, आपकी मेरी अपनी स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, सब वहाँ बिजी हो जाते हैं। और जहाँ तक सरकारों की बात आती है, सरकार के और आम आदमी के व्यवहार में बहुत फर्क होता है। दोनों के जो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी एक्शन होता है, गवर्नमेंट्स हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। गवर्नमेंट्स इमोशनल होकर काम नहीं करती हैं। तो दुनिया की गवर्नमेंट्स ये रिकॉग्नाइज कर लेंगी, समझ जाएंगी कि अब जो भी है यही है। अब तालिबान को यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है, ये इन्हीं की सरकार है। ऐसा नहीं दोबारा से नेटो फोर्सेस आ जाएंगी, वो नहीं होने वाला है। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहे जो तालिबान हार जाएंगे। अभी तक वो रेजिस्टेंस फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि वो इनको पटक दे साइड पे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे सरकारें इनसे बात करनी शुरू करेंगी, इनसे और सरकारें इस तरह का वो रखेंगे कि हम तब बात करेंगे अगर आप ह्यूमन राइट्स के ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, हम तब बात करेंगे अगर आप हमारी ये टर्म्स फॉलो करेंगे। तो काबुल जहाँ सारा मीडिया सेंटर हो जाएगा, जहाँ सारे कैमरे लग जाएंगे, वहां पर ही अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, वहां पर ही अपना बिहेवियर ऐसे रखेंगे कि देखिए हम बिल्कुल ढंग से, ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा है और वहां पे ये भी हो रहा है, लेकिन ये ऑब्वियसली कहेंगे कुछ कंट्रोल हमारा रहेगा क्योंकि वी विल रन द कंट्री शरिया के हिसाब से। तो एक तरह का बैलेंस अचीव किया जाएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑब्वियसली इनके देश में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो जैसे चलाएंगे, लेकिन ये किसी भी चीज को एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाएंगे। जैसे वो बॉइलिंग वाटर को उतना ही बॉयल करेंगे कि जो सबको एक्सेप्टेड हो। तो ये उस तरह का एक्सेप्टेबल फॉर्मेट लेके आएंगे, क्योंकि तालिबान भी ये समझ चुके हैं कि ये भी 20-30 साल पुरानी दुनिया नहीं है। इस टाइम अगर हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंड्स चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पे फिर से सबकी एम्बेसीज खुले, हम चाहते हैं यहाँ पे एनजीओ जाके काम करें, डोनेशंस मिलें, वो तभी पॉसिबल है अगर हम सबको कन्विंस कर पाए कि अभी हम थोड़ा बदल गए हैं। और ये बदले नहीं है, लेकिन ये इस तरह का, एटलीस्ट काबुल में इस तरह का फसाड करा जा सकता है दुनिया को दिखाने के लिए कि वी आर अ चेंज एंटिटी। लेकिन आइडियोलॉजिकली ये वही हैं जो पहले थे, और रूरल एरियाज में अभी भी वही हो रहा है जो ये पहले करते थे। अभी भी कितने लोगों को मारे जाने की खबर आती है, कितने पुलिस हेड इन्होंने मार दिए, पुलिस चीफ्स, ये ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, चारों तरफ वो कानून आ गए हैं औरतों के अगेंस्ट। ये वो तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जिसको लिप सर्विस बोलते हैं वो चल रही है अभी, सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए। और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये एक तरह की और देशों की नीड रहेगी कि इनसे इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी अफगानिस्तान को खाली नहीं छोड़ना चाहता। जैसे अभी इवन हमारे इंडिया के दोहा में स्पेशल एनवॉय है मिस्टर मित्तल, उन्होंने जो वहाँ पे पॉलिटिकल हेड है स्टांकिज़ाई, शेर मोहम्मद सरकिज़ाई, उनसे साथ मीटिंग करी, चाहे इंडिया ने पिछले 20 साल से नहीं करी थी, 20-25 साल से हमने कहा नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि अगले 5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो सकता है, कब तक यही सरकार बनाएंगे और ये इसी फॉर्मेट में सरकार चलाएंगे, तो नेचुरली एक स्टेज पे जियोपॉलिटिकली इस रीजन में अफगानिस्तान को, अब इंडिया वैसी गलती नहीं करना चाहता कि हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो हम वहाँ पे बातचीत शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्कशन का तरीका निकलेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब जब भी मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलता हूँ, आप उसमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान साइड पे कर देना, थोड़ा सा रशिया भी, क्योंकि इनकी अलग टर्म्स हैं इनके साथ इस टाइम। बाकी के सारे देश इनसे यही बोलेंगे कि आप अपना बिहेवियर ऐसे ऐसे रखेंगे तो हम आपके साथ डील करने को तैयार हैं। और आई एम श्योर दोनों तरफ से एक एक कदम लिया जा सकता है और ये बातचीत शुरू होगी। नहीं, बातचीत तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शुरू होगी और बाकी कंट्रीज भी बातचीत करेंगी, इसलिए कि काफ़ी लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं तालिबान के साथ बात करने में। लेकिन ये आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को कब तक सामने रख पाएंगे दुनिया के, क्योंकि जो रियलिटी है इनकी वो तो वही है जो पहले थी। और एजुकेशन के नाम पे भी जो है वो इन्होंने, जैसे अब पता नहीं मुझे कहाँ तक ठीक है, लेकिन इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन था और जी शरीयत के हिसाब से चलेंगे, और यही सारी चीज़ें ये लेकर आए हैं जो ये 20-21 साल पहले जिस चीज़ को लेकर चल रहे थे। बहुत ज़्यादा फर्क कभी भी देखने में नज़र नहीं आ रहा।
हो सकता है कि अब इन्हें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आ गई है, इनको सोशल मीडिया यूज़ करना आ गया है, तो बाकी दुनिया को आप कैसे कह रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? अगर अफ़गानिस्तान में कोई गड़बड़ होती है या तालिबान कुछ गलत करते हैं, चाहे अपने मुल्क में करें या किसी नेबरिंग कंट्री में करें जाकर, उससे बाकी दुनिया को फ़र्क तो पड़ेगा। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका फिर इतने साल यहाँ पे क्यों लड़ता रहा? नहीं नहीं, अमेरिका इसलिए लड़ता रहा, वो तो अपना अल-कायदा को खत्म करने और उसामा बिन हुँ, लादेन को पकड़ने आया था। फिर वो कंट्री रीबिल्डिंग में लग गए, उनकी जैसे आदत है कि सारे देश हम हुँ, ही ठीक करेंगे। तो वो अलग चीज़ है बिल्कुल। हुँ, जब मेरा कहने का मतलब है फ़र्क नहीं पड़ता, तो नॉर्थ अफ्रीका में कितने देशों में, सब सहारन में हुँ, आईसिस एक्टिविटीज़ कर रहा है, रोज़ लोगों को मार रहा है। अपने एरिया में हुँ, शरिया से वो कंट्रोल करते हैं। दुनिया में कहाँ-कहाँ कितने जब रशिया, चेचनिया इश्यू चल रहा था, तब कितने लोग मारे जा रहे थे। उसके बाद पूरे साउथ अमेरिका में जब ड्रग वॉर्स चल रहे थे, तो हज़ारों लोग मारे गए। तो क्या अमेरिका और बाकी देशों ने अपनी एम्बेसीज़ बंद कर दी? ये क्या होता है कि एक स्टेज, और ऐसा नहीं कि जब पहले अगर किसी भी देश में कोई किसी तरह की आम जनता के अगेंस्ट प्रॉब्लम हुई, उसके कारण सरकार एम्बेसीज़ बंद कर देती है। ये जो पुल आउट है, अगर मान लीजिए ये जो टेक ओवर है और तालिबान का, ये कुछ महीनों में कन्विंस कर देते हैं, देख लीजिए कोई वायलेंस नहीं है, कोई नहीं मर रहा, आप आके देख लीजिए, धीरे-धीरे ऑल कंट्रीज़ विल स्टार्ट टू फॉल इन लाइन, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपके हुँ, मेरे सोचने में और सरकार के सोचने में बहुत फ़र्क रहता है। हुँ, सरकार कहती है दूसरे देश को, ये आपका इंटरनल मैटर है, हम चाहेंगे कि आप इसको ठीक रखें। हम चाहेंगे आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें। अगर आप अगेन पाकिस्तान का एग्जांपल देते हैं, आप बलूचों से लड़ रहे हैं, पश्तूनों से लड़ रहे हैं, कश्मीर हुँ, टेररिज्म चल रही थी, तो क्या अमेरिका ने एम्बेसी बंद कर दी? नहीं चल रही है। यूके हुँ, ने बंद कर दी? नहीं चल रही है। और डेथ रेट कितना हाई है इन चीज़ों में। हुँ, तो अमेरिका, यूके, यूएस, रशिया, चाइना आपको ये कह सकते हैं कि आप इन इश्यूज़ को सॉल्व करें। हम चाहेंगे कि यहाँ पीस हो, लेकिन हुँ। जहाँ तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डीलिंग है, वो बड़ी इनसेंसिटिव, प्रैग्मैटिक, प्रैक्टिकल और बड़ी सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती है। तो उसमें ये जितने भी दुनिया की सरकारें हैं, देश हैं, वो इन चीज़ों को चाहेंगे कि ठीक हो जाए, पर दे विल नॉट मेक इट कि जब तक बिल्कुल ही पीस नहीं होगा हम अफगानिस्तान में नहीं घुसेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ज़रूरत है सभी देशों को, स्पेशली रीजनली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, इनको ज़रूरत है वहाँ होने की, तो ये करेंगे काम। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे टीवी चैनल के ऊपर पीटीआई यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसकी गवर्नमेंट आजकल चल रही है इमरान खान साहब की, उनकी एक मेंबर ने कहा कि जी अब तालिबान आ गए हैं, तालिबान जो है वो हमें कश्मीर आज़ाद करा के देंगे और तालिबान हमारे लिए लड़ेंगे। खैर इससे पहले वो लोग अमेरिका को और चाइना को भी यही कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि तालिबान आ गए तो तालिबान किसी किस्म की इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि वो कश्मीर पे अटैक करें या कोई कोई भी ऐसी बात करें जैसे कि वो जो पीटीआई की मेंबर थी वो कह रही थी। देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, हिस्टोरिकली जब 96 या 2001 में तालिबान की सरकार थी, तब भी अमेरिका ने बहुत प्रेशर पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर लगाया था, कन्विंस करके, धमका के, डील्स देके, ये वो कि आप अपने तालिबान को कि और ये तो तब की बात है जब वो पार में थे और हम्म, इस्टेब्लिश्ड हो गए थे, ये भी नहीं कि एक महीना पहले पार लिए, इस्टेब्लिश थे। तभी तालिबान ने कभी भी कश्मीर इशू में टांग अड़ाने की नहीं बोली। उसका कारण ये है कि अफगानिस्तान में जो भी सरकारें रही हैं, तालिबान इंक्लूडेड, उनको पता है कि रीजनली इंडिया को हम्म, दुखी करके, इंडिया को परेशान करके, इंडिया का अगेंस्ट एक्शन लेके कोई फायदा नहीं है हमें, क्योंकि इंडिया ने बात वहाँ डेवलपमेंट वर्क की है। और हम्म, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, उसमें इंडिया बीइंग द बिगर पार्ट, वो नहीं चाहते कि हम इसमें इनको दुश्मन बनाएं। तो ये 1947 से ही, जब से यू नो हम्म, ये अफगानिस्तान ने ये मैनेजमेंट रखी है दोनों पार्ट्स को मैनेज करने की, उन्होंने हमेशा से क्लियर रखा है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, और हम अपनी डीलिंग किसी के साथ कैसे कर रहे हैं वो हमें आप में से दोनों में से कोई नहीं बताएगा। हमारा जैसा दिल करेगा डील करेंगे, लेकिन आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप इसके अगेंस्ट हथियार उठा लीजिए। और ये अगर थोड़ा सा मैडम ने पढ़ाई लिखाई वहाँ करी होती तो उनको पता होता इस बात का। अगर दूसरा, कल ही अनास हक्कानी जो है, एक और स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने फिर से स्टेटमेंट दे दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नंबर एक, हम चाहते हैं
हमारे इंडिया से रिलेशंस अच्छे रहें। सेकंड, हम कभी कश्मीर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ये उन्होंने वही बात है, कोई नई बात नहीं बोली, शुरू से उनका स्टैंड रहा है। और सेकेंडली, अगर वैसे भी देखा जाए, आपकी आपकी इतनी बड़ी आर्मी है, वो टैंक, हवाई जहाज, मिसाइल, और वो जैसे आपके मिनिस्टर बोलते हैं आधा आधा किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठे हैं, तो आपको 50,000 फाइटर्स की जरूरत है कश्मीर लेने के लिए? मतलब थोड़ा, ये उन्होंने तारीफ नहीं, उन्होंने अपने देश की बेइज्जती कराई है कि आपको 50,000 लोग चाहिए जिनके पास सिर्फ राइफल्स हैं, वो अकेले आपकी लड़ाई करेंगे। मतलब इंडिया कभी बोलेगा कि बांग्लादेश हमारे लिए आके पाकिस्तान से लड़ेगा? ऐसा नहीं होने वाला। तो आई डोंट नो वो क्यों बोल रही थी और ऐसा क्या बोल रही थी। आई थिंक एंकर ने उनका काफी मजाक उड़ाया था उसके बाद की। और वो आपके एंकर ने एक बात बहुत ठीक बोली थी कि आपको पता नहीं आपने क्या बोल दिया, अब इंडियन मीडिया में इसका बहुत मजाक उड़े, और वही हुआ फिर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वाकई में मेरे ख्याल है वो कुछ फैक्ट्स चेक किए बगैर ही आ गई थी, और उसके बाद, लेकिन उसके बाद खैर आपके चैनल ने भी बहुत उनको बुलाया, कई चैनल पे मैंने देखा वो बैठ के बात कर हाँ, रही थी। नहीं, वो शायद एक डिबेट में मैं रिपब्लिक उसमें भी थी वो। तो उनसे बार बार बुला बुला के पूछ रहे थे कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों हाँ, कहा। वो ऐसी शायद नहीं बोल गई बिल्कुल। होंगी जोश में, तो। नहीं, वो हो जाता है ये आपको पता है, पॉलिटिशियंस जो है वो कुछ भी कहते हैं। लेकिन साथ ही एक चीज और है, यहाँ पे मेजर साहब, आपने देखा होगा कि, या बल्कि आपने, जाहिर है आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो छोड़कर गए हैं अमेरिकन आर्मी। उसके लिए अफगानिस्तान में, उसके लिए ये न्यूज आ रही है कि जी वो इस हालत में नहीं है कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए भी कई जगह मैंने न्यूज देखी, और मतलब सोशल मीडिया पे भी और भी कई जगह बातचीत हो रही थी कि वो जिस हालत में छोड़ गए हैं, तो बहुत सारे, बहुत पहले तो बड़ा शोर मचा था कि जी बड़ा सामान इनको मिल गया है, पैसे मिल गए हैं, चीजें मिल गई हैं। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि वो सामान जो भी है, उसका जंगी सामान जैसे कहते हैं कि जो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऐसा नहीं है कि जिसको तालिबान यूज कर सकें, और वो शायद खराब करके छोड़ गए। आपके पास है कोई इस तरह की न्यूज, या कुछ पता है आपको कि ऐसा क्यों किया, या इत्तेफाकन हो गया, या जानबूझ के करके गए? तो अगर अगर आप इसमें दो पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे आरजू जी, आपके बुद्धि खुद ही सुलझ जाएगी। नंबर एक, जब फरवरी 2020 में दोहा पीस एग्रीमेंट के बाद फाइनल हो गया था, डेट आ गई थी कि अमेरिका फाइनली इवैक्यूएट करेगा, एक बात ये याद रखें। और दूसरी, अफगान आर्मी ने इतनी इफेक्टिवली एयरफोर्स नहीं यूज कर पाई। ये दो बात है, इन दोनों के बीच में द आंसर लाइज हेयर। क्योंकि क्या है कि जब उन्होंने इवैक्यूएशन प्लान बना लिया था, तो जितनी भी उनकी बिल्कुल फिट मशीन्स थी, एयरक्राफ्ट थे, ये वो, या वो वापस गए थे, या कुछ उन्होंने टुवर्ड्स द एंड उज्बेकिस्तान पहुंचा दिए थे इवैक्यूएशन प्लान के दौरान। सेकेंडली, अफगानिस्तान आर्मी तो वो आर्मी थी जिसने एयरफोर्स पे ट्रेनिंग ली थी। उनके पास तकरीबन 150 जहाज हैं और 300 सवा 300 पायलट हैं। वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए, वो उसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उसका कारण था, ना उनके पास एमिशन था और ना मेंटेनेंस क्रू था, और आधे से ज्यादा मशीनें ये खराब पड़ी थी। तो जब एक पूरी रिफाइंड ऑपरेशनल एयरफोर्स इनको यूज नहीं कर पाई, तो तालिबान कहाँ से कर लेंगे। तो वो ठीक रो रहे हैं कि ये जो जहाज छोड़ के चले गए हैं, किसी के इंजन नहीं है, किसी के हेलीकॉप्टर के रोटर्स नहीं है, किसी में बस वो खांचा पड़ा है, जैसे चैसी होती है गाड़ी की, पर अंदर कुछ नहीं है। तो अगर वो एक एक जहाज की सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का होता है, तो जितनी भी जल्दी में इंसान हो, और वो तो जहाज है, ये भी नहीं आपको किसी में लाद के लेके जाना, फ्लाई करके अपने फ्लीट पर रख के ले जाइए वापस। तो ऐसा नहीं है। ये जो $85 बिलियन का एक व्हाट्सएप ट्विटर पे एक फॉरवर्ड सा चल रहा है, जिसमें दिखाते हैं $85 बिलियन में 12-13 हजार हमवीज हैं, और ये है वो है, ये काफी मिसलीडिंग है। क्योंकि उसमें से कम से कम आधे से ज्यादा, उसमें से काफी हिस्सा एक्चुअली वापस चला गया था, आधे से ज्यादा उसमें सर्विसेबल नहीं है, कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस के अंडर है, कुछ ऑलरेडी इन सर्विस विद जो पुलिस वगैरह ये वो है। तो दैट नंबर इज एक्चुअली वेरी मिसलीडिंग। हाउएवर, ओनली तो एयरफोर्स जैसे दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहने की बात है, प्रोपेगेंडा है ये सारा। जो अकेली चीज जो जितनी बोल सकते हैं उससे भी ज्यादा वो हो सकती है राइफल्स। राइफल्स हैं, पॉसिबली हो सकता है जितने नंबर बता रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा हो जाए, कि टाइम टू टाइम अमेरिका ने बहुत मतलब वो नंबर से आर मच हायर देता है। तो अदरवाइज इससे कोई ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है तालिबान बहुत बड़ी अगर ये एयरफोर्स खड़ी कर देंगे, पहली बात तो उनके पास पायलट्स नहीं है, और पायलट सबसे क्रिटिकल चीज होते हैं एयरफोर्स में। आपके पास
जैसे अफगानिस्तान के पास 150 प्लेटफॉर्म थे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, फाइटर जेट्स मिला के, इवन 300 पायलट कम है उसको ऑपरेट करने के लिए। अगर उसको इफेक्टिवली एयरफोर्स बनाना है, कम से कम 600-700 पायलट चाहिए। इनके पास तो 6 भी नहीं है, तो कहाँ से एयरफोर्स चला लेंगे? तो मान लीजिए इधर से ले आते हैं, कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स मदद कर देगी ट्रेनिंग में, कुछ बंदे, कुछ पायलट्स भेज देगी वो, बट स्टिल वो किससे, कोई लड़ना ही नहीं चाहता इस टाइम तालिबान से। सो द इफेक्टिव यूज ऑफ पावर, कि आपके पास हथियार होने का फायदा यही है कि आप उसको लड़ाई में इस्तेमाल कर सकें। पर जब कोई, इनको किसी से लड़ना ही नहीं है, तो ये इट इज अ नल एंड वॉइड इशू। और सेकेंडली, ओनली थिंग जहाँ पे लोग बोल रहे हैं हो सकता है पंजशीर वैली में रेजिस्टेंट फोर्सेस के अगेंस्ट कर दें। तो जब पंजशीर वैली जब होल्ड करी थी लास्ट टाइम अहमद शाह मसूद ने मुजाहिदीन के तौर पर, तो पूरी की पूरी सोवियत आर्मी, एयरफोर्स, उनकी कुछ आर्मी की डिविजन्स, वो नहीं मिलकर उनको खाली करा पाई थी, तो फिर भी तालिबान है। तो इससे कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है इनसे। एक चीज मुझे और बताइएगा मेजर साहब के यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन फौजी जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पे हाँ जी, ठहराए गए हैं। या तो उसमें एक पहले तो ये कि आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पे क्यों रुके हैं? इसलिए कि अगर उन्होंने जाना ही है अमेरिका तो सीधे भी निकल सकते थे, बीच में पाकिस्तान रुकने का क्या मकसद लगता है? दूसरा, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान FATF से निकल जाएगा क्योंकि हमने अमेरिका की मदद की है, उनके फौजी यहाँ ठहराए हैं, और जाहिर है हमारे यहाँ रोटियां तोड़ के जाएंगे तो कुछ तो शर्म आएगी, तो हो सकता है हमें FATF से निकाल दें। तो क्या आप इस थ्योरी से एग्री करेंगे जो लोग ये बात कर रहे हैं? वो आई थिंक एफएटीएफ वाला लॉजिक इस तरह से आ रहा होगा, एफएटीएफ की सीनियर लीडरशिप में इस टाइम चाइनीज प्रेजेंस काफी है, तो वो इसलिए बोल रहे होंगे कि आपने अमेरिका की हेल्प की तो चाइनीज बुरा मान जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि वो लोग ऐसे बोल देते हैं इंडिया ने इन्फ्लुएंस करके एफएटीएफ को, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करवा दिया, ब्लैक कर। इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस होता तो बात ही क्या थी? वो एफएटीएफ के कुछ 30-35 पॉइंट हैं, 38 पॉइंट हैं, उसमें आप चेक मार्क हैं तो आप ठीक हैं, आप नहीं हैं तो आप ग्रे या ब्लैक हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो अमेरिका की सोल्जर्स को यहाँ रिफ्यूज देने के लिए, उसके लिए तो 1% मतलब कुछ स्कोप ही नहीं है कि एफएटीएफ रेटिंग्स पर फर्क पड़ेगा, और कारणों से हो सकता है। तो आप इसको जो लोग बोलना चाह रहे हैं वो हो सकता है ये एडमिट ना करना चाह रहे हो कि अगर हम एफएटीएफ ब्लैक में चले गए तो इस कारण होगा क्योंकि हमने तालिबान को सपोर्ट करके एक अच्छी खासी डेमोक्रेटिक देश को गिरा दिया। उसके कारण हो सकता है ये सपोर्ट आपके अगेंस्ट चला जाए, आपकी सरकार के अगेंस्ट। लेकिन आपने अमेरिकन ट्रूप्स को यहाँ रख लिया, वो तो 40 साल से रख रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और अभी ये जो सोल्जर्स आए हैं, ये मैं भी कल पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, तो एक्चुअली उन्होंने इसको ट्रांजिट का हिस्सा बोला है कि वहां से उठा के थोड़े दिन होटल यहाँ रखेंगे फिर ले जाएंगे। पर इट इज, मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ, इसका कारण ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब आप जहाज में बैठ ही गए तो आगे तक चले जाइए। इट डज नॉट मेक सेंस टू कमेंट क्योंकि दिस। कहा कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, और तो अमेरिका को क्या जरूरत पड़े अपने फौजियों के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए? जब वो प्लेन में बैठी गए तो बस सीधे अपने यहाँ ले जाए। यहाँ पे रोकने का वो, जैसे हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर, बल्कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहने लगे यहाँ पे क्या वो दही बल्ले खाने के लिए रुके हैं, मतलब उन्हें निकलने का तो सीधे चले जाते हैं। तो हाँ वो बिल्कुल, ये चीज थोड़ी फिशी हो जाती है कि मैं बीच में आपसे, क्यों रुके हैं। और वैसे भी पाकिस्तान क्यों रुके? उनकी इतना बड़ा बेस है सऊदी हाँ, में, उनके आगे बेस है, हाँ, तो कहीं बिल्कुल। पे भी जा, उनका फ्लीट है, वहां चले जाते। तो आई थिंक मतलब स्पेकुलेट करके मैं कोई गलत कंसेंसस दे दूं तो अच्छी बात नहीं है, मतलब तुक्के मारना मेरी आदत नहीं है। तो एक हफ्ता, एक्चुअली हफ्ते महीने में क्लियर होगा कि उन्होंने ये क्यों करा था। आई थिंक देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि ऐसा ये यहाँ क्यों ला जाए। अभी के लिए मैं इतना समझ सकता हूँ कि अगर वो सोल्जर्स को इन्होंने यहाँ पे लाके रखा है तो देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी प्लान्ड, और या इन ट्रूप्स में से कुछ अगर वो अपनी एम्बेसी के अगेंस्ट थ्रेट फील कर रहे हैं कि हमारी एम्बेसीज पे पाकिस्तान में अटैक ना हो जाए, क्योंकि क्या है कि जो रिटेलिएशंस है वो कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। ठीक है, तो जैसे आपके एनएसए बोल रहे थे मोहित यूसुफ कि अगर तालिबान को नहीं मारा दोबारा से 9/11 हो जाएगा, कितनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन आर्मी के ऊपर इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान में आए हैं, और पाकिस्तान में पंजाब पुलिस उनकी हिफाजत के लिए रखी है, और पंजाब पुलिस हमारी जो है वो
इनकाउंटर करने में माहिर है, बड़ी मशहूर है। आम मतलब सीधी सादी फैमिलीज को गोलियां मार देती है। तो वो उसमें लास्ट 2-3 इयर्स में जितने भी साहिवाल वाला वाकया हो या जितने भी कई दूसरे इनकाउंटर्स उन्होंने किए हैं, तो इसलिए वो कह रहे थे लोग कि ये तो बेचारे पता नहीं इनको किसकी बददुआ लगी है कि इनको जो है वो पंजाब पुलिस इनकी हिफाजत कर रही है। तो ये चीज अजीब सी नहीं आपको, मतलब ठीक है अभी हमें नहीं पता क्या है और क्यों आए हैं ये लोग, लेकिन फिर भी एक अजीब सा महसूस नहीं होता आपको कि ये यहाँ पर आके रुक गए और ये सीधे भी जा सकते थे। लेकिन साथ ही यही है कि सर रेफ्यूजीज, आपको लगता है, लास्ट में मैं ये भी ऐड कर दूं कि रेफ्यूजीज आपको लग रहा है कि फिर निकलेंगे अफगानिस्तान से और पूरी दुनिया की तरफ भागेंगे? ओके, तो पहले सोल्जर वाला पॉइंट क्लियर करने के लिए, हम्म, आम आम आदमी के लिए क्या होता है आरजू जी, हर सोल्जर सोल्जर है। आप जब पाकिस्तान आर्मी के किसी सोल्जर को सड़क पे जाते देखती होंगी, आप बोलेंगे ये हमारा फौजी है, इनको सलूट, ये ब्रेव हमारे देश की रक्षा कर, उस तरह से। लेकिन वो सोल्जर क्लर्क है या डॉक्टर है या बॉम्ब एक्सपर्ट है या इन्फेंट्री का है या स्पेशल फोर्सेस का है, अ, उसके इस कैरेक्टराइजेशन से ही उसकी पूरी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है कि वो क्या कर रहा है। तो ये जो ट्रूप्स यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर ये क्लियर होता कि ये कौन से ट्रूप्स हैं और ये क्या करने आए हैं, तो उससे ज़्यादा सवाल का जवाब देना आसान होता। क्योंकि हम सोच रहे हैं फौजियाँ हैं, और जब भी हम फौजी सोचते हैं तो यही सोचते हैं वो लड़ने वाले हैं। पर जब 3-4 हज़ार फौजी यूके पहली बार हेमलैंड में लेके आया था अफगानिस्तान में, उसमें से सिर्फ 500 लोग थे जो लड़ने वाले थे, बाकी सारे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के थे। तो उस तरह से ये देखना पड़ेगा ये कौन सी फौज है, ये किस लिए, इनका इनका क्या मकसद है, वो थोड़े दिन में क्लियर होगा। और जहाँ तक रेफ्यूजीज की बात है, वो तो आप तैयार हो जाइए, अभी तो बहुत आएंगे, क्योंकि वो नहीं रोक पाएंगे आप। अगर ये इट विल टोट, अभी से इतना प्रेशर है, आपने वीडियोस खुद भी देखे होंगे, वो स्पिन बोल्डाक पे, इवन फेंसेस पे लोग हजारों की तादाद में आके खड़े हैं, और आपने इसीलिए बिल्कुल सही टाइम पर वो 2600 किलोमीटर की फेंसिंग लगा दी थी, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये होने वाला है। तो जो इन्होंने फुल स्पीड लगा के $300-400 मिलियन खर्च करके फेंसिंग लगाई है, क्योंकि उसका मतलब पहले से उनको क्लियर था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन वो ट्राइबल एरियाज हैं, फेंस के उस तरफ भी पख्तून है, इस तरफ भी, जिस दिन उनको पार करवाने होंगे करवाएंगे ही। तो अभी मेरे ख्याल से अभी जो है लोग सड़कों से आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आई थिंक 3.5 मिलियन अफगान्स तो ऑलरेडी रहते हैं पाकिस्तान में, 30-35 लाख। तो ये भी तो ये आपके पुलिस सायरन बज रहे हैं मेरे? सर मेरे बज रहा अच्छा, तो पता नहीं कुछ हुआ होगा जी। तो उसमें यही है कि ये रेफ्यूजीज तो आएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे इनको, क्योंकि इधर की जो कम्युनिटी है वो भी प्रेशराइज करेगी, और दूसरा जब वो सड़कों पे फेंस पे बैठे रहेंगे, कब तक रोक लेंगे आप, आएंगे ही अंदर। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कि आपने आज ज्वाइन किया और काफ़ी चीज़ें हमें कुछ समझने के लिए मिली। और वैसे ये भी हो सकता है सर कि ये अमेरिकन फौजी हो सकता है बिजनेस सीखने आए हो हमारे यहाँ से। आपको तो पता है इतने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं हमारे फौजियों के। हो सकता है सीखने आए हो पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं, हो सकता है पेम्पर कैसे बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं, या डीएचए हो सकता है अमेरिका में भी कोई डीएचए बन रहा हो। तो कुछ भी सीखा जा सकता है सर। आप लोग की तरह तो नहीं ना, आप लोग तो बस बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपना लड़े वड़े और वापस आ गए। आपको मैंने एक बार बताया, आई डोंट नो आपके शो पे मैंने बताया था, आपके जनरल साहब, वो हमारी एक पिक्चर आई थी बंटी बबली, तो आपके एक जनरल साहब ने इंडोनेशिया में अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी थी, तो बिल्कुल यहाँ से जकार्ता में। पता नहीं। हाँ, तो इट वाज, मतलब उससे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता था। तो बस सर कोई भी मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। तो क्या पता अमेरिकन सीखने आए हो, सीधे साधे लोग हैं ना, कुछ काम हम तो आता नहीं, बस आप लोगों की तरह बॉर्डर पे खड़े होते हैं, लड़े बड़े और बस वापस आ गए। ऐसा नहीं है, हमारे फौजी और भी बड़ा कुछ करते हैं। तो हो सकता है वो सीखने आए हो, कोई बिल्डिंग उनकी भी जहन में हो कि मैं बेच दूं, तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन थैंक यू सो मच सर, आपसे थैंक यू, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।